तो हमने अब दो चीजें देखनी। पहले हमने जो है वो देखा सेंटेंस की करेक्शन या सेंटेंस की फिलिंग कैसे करनी है अगर फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में आ जाती है। दूसरे नंबर पे हमने इंग्लिश में देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कि वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, या वो आपसे जो है एक सेंटेंस दे दे और उसमें आपसे पूछ ले कि प्रेपोजिशन कौन सा आना है। तो आपने प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन वाला अक्सर आ जाता होता है। और इसमें मेजर जो प्रेपोजिशन हैं, टू, इन, ऑन, एट, बाय, इनमें मतलब इनको देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पर जो आपसे चीज पूछ सकता है वो पूछ सकता है ईडियम्स, जैसे कि मुहावरा। हमने जैसे उर्दू के लेक्चर में भी देखा था मुहावरा, इस तरह वो आपसे इसके अंदर भी ईडियम्स पूछ सकता है। और ईडियम का ऊपर, ईडियम आपको पता है क्या चीज होती है, टू और मोर वर्ड्स विच गिव देयर फॉल्स मीनिंग, या जो है वो फिक्शनल मीनिंग देते हैं अपना, वो अपना जहरी मायने नहीं देते, बल्कि वो दो वर्ड इस तरह होते हैं। जैसे उर्दू के अंदर भी हमने इसको देखा था। अब जैसे वो होता है कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ये एक जो है वो ईडियम है। अब इसका मतलब अगर आप लें तो अलहदा निकलेगा, लेकिन इसका मतलब जो मजाजी मतलब है वो है कि जिंदगी इतनी आसान चीज नहीं है। ठीक है। या आ जाता है अ कप ऑफ टी, या और आप इसकी एग्जांपल ले लें जो है एप्पल ऑफ एन आई। ठीक है। अली इज एन एप्पल ऑफ एन आई फॉर हिज टीचर या फॉर हिज मदर। एप्पल ऑफ एन आई का मतलब होता है कि आंख का तारा होना, बहुत ज्यादा जो है कोई अच्छा आपको लगना, उसको एप्पल ऑफ एन आई कहते हैं। और कप ऑफ टी होता है कि दिस टास्क इज नॉट ए कप ऑफ टी, कोई आसान काम। ठीक है। अब यहाँ पे एडीएम की मिसाल जैसे दी हुई है बैरल ऑफ लाफ। अब कहीं पे वो ऊपर आपको दे दे बैरल ऑफ लाफ का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है जी समवन हु इज वेरी फनी, जो बंदा बहुत ज्यादा फनी। ठीक है। तो ये वो आपको दे सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरल ऑफ लाफ। नीचे वो आपको चार ऑप्शन दे देता है, समवन हु इज वेरी फनी, समवन हु इज स्टूपिड, समवन हु इज एरोगेंट। ठीक है। इसमें से आपने चूज करना होगा कि बैरल ऑफ लाफ का जो एग्जैक्ट मतलब है वो है समवन हु इज वेरी फनी। इसके अलावा ओल्ड एज द हिल्स, समवन हु इज वेरी ओल्ड इसका मतलब है। अब वो ओल्ड एज अ हिल के आपको दे दे ए, हु इज ओल्ड, बी वो आपको इसकी एग्जांपल दे देता है हु इज यंग, थर्ड वो दे देता है हु इज एट द पीक ऑफ हिज एज, या पीक ऑफ हिज, वो दे देता है चाइल्डहुड या यंगरहुड, या इस तरह करके वो दे देता है। तो आप यहाँ पे ए पे लगाएंगे हु इज ओल्ड, लेकिन वो यहाँ पे फाइन शेड डालेगा ना, नजर तो आ रहा है, कुछ तो वर्ड से नजर आ जाता है। जैसे ओल्ड एज द हिल्स, नजर आ रहा है कि कोई बहुत पुरानी चीज। लेकिन अगर अब वो ओल्ड एज द हिल्स में एक एग्जांपल दे देता है कि हु इज पीक ऑफ हिज, कोई भी उम्र का हिस्सा दे देता है यंग एज, पीक ऑफ हिज यंग एज, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओल्ड एज हिल्स, हिल्स से मुराद होगा, तो यहाँ पे वो दे रहा है कि पीक ऑफ हिज यंग एज, अपनी यंग एज की पीक पे है, तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है। ये ईडियम्स ऐसे होते हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग आपने निकालना होता है कि ईडीएम का एग्जैक्ट मीनिंग। अब ईडीएम की अगर लिस्ट देखी जाए तो वैसे तो ये 1500 से लेके 2000 है, काफी ज्यादा मतलब ईडीएम्स बन जाते हैं। अब सबको तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली वो जज आपका क्या कर रहा होता है कि आप डेली कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई चीज देखते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, या हमने मैट्रिक एफएससी में कहीं ना कहीं ये पढ़े होते हैं, तो उनमें से ही आमतौर पे उसकी कोशिश होती है कि ईडीएम उठा ले और उसका आपसे मतलब पूछ ले। ठीक है। इस तरह के जो है कि पिक करे। तो ईडीएम्स के बाद वो आपसे क्या पूछ सकता है जी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूछ सकता है। एक्टिवाइज पैसिवाइज हम पढ़ते होते थे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसके बाद मतलब डीवीएम में तो हमने नहीं पढ़े।
एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। लेकिन अब थोड़ा सा आपको जो है इंग्लिश को अगर आप 3 से 4 दिन देने हैं अपनी मसरूफियात में से निकाल के, तो 3-4 दिन में ये जो 8 मैंने आपको ग्रुप बताए हैं उसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो वो बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। और अगर आप मतलब 100 MCQ के किसी पेपर में अप्लाई करें, क्योंकि मास्टर्स डिग्री की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और सीटें जब ज्यादा है तो आप कर देना, जब मतलब 60 से ऊपर सीटें अक्सर डिपार्टमेंट्स में आ जाती हैं या FIA की सीटें आ जाती हैं, वो 300 400 सीटें भी आती हैं। तो इंग्लिश को आप इसी मतलब कैटेगरी के मुताबिक 8 कैटेगरीज के मुताबिक 15 से 20 दिन भी दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट को आप 15 से 20 दिन दें, उर्दू को 15 से 20 दिन दें, इंग्लिश को दें, इस्लाम इसी की बेस पे उस फ्राइडे में आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जो आपका ये 20 मार्क्स का आना है उसमें आप हर पोर्शन को 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन, पेपर अभी आपके लेट होंगे, आगे आपके पास टाइम होगा, आप हर जो है वो एक मिनट कीजिएगा। जी, वो एक कॉल आ गई थी उसकी वजह से था। अच्छा, एक्टिवाइज पैसिवाइज की बात हो रही थी। एक्टिवाइज पैसिवाइज का आपको पता है, एक्टिव क्या होता है जब परफॉर्मर पे जोर दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए द डॉग चेज द कैट, यहाँ पे डॉग जो है वो सब, चेज पीछा किया ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट किसका पीछा किया, कैट पे जोर देना हो। तो जैसे हम ये अगर टेंस पढ़ें, पहले वाला टेंस पढ़ें, द डॉग चेज द कैट, तो यहाँ वो किस पे इंपॉर्टेंस दे रहा है, डॉग पे, कि डॉग ने पीछा किया कैट का। ठीक है, लेकिन सम टाइम हम पैसिव स्पीच को यूज करते हैं। पैसिव स्पीच का क्या मतलब होता है, जब आप रिसीवर पे ज्यादा देते हैं, सब्जेक्ट पे ज्यादा ऑब्जेक्ट, जब आप जिस चीज जो होती है जिस पे अमल किया जा रहा होता है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। यहाँ पे हमने कैट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर लिया, द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग। यहाँ पे अब पैसिव स्पीच में किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर आ रहा है, कैट के ऊपर। अब दोनों देखें, फिक्र बात एक ही है, लेकिन स्पीच की नरेशन का फर्क है। एक्टिव नरेशन अलहदा होती है और पैसिव नरेशन अलहदा होती है। ये दो तरह बात करने का अंदाज होता है। ठीक है, एक्टिव नरेशन में आप जो सब्जेक्ट होता है उस पर ज्यादा जोर देते हैं, परफार्मर पे ज्यादा जोर देते हैं। यहाँ परफार्मर कौन है, डॉग परफार्मर है, वो पीछा कर रहा है बेसिकली कैट का। पीछा किसका हो रहा है, कैट का पीछा हो रहा है, वो कैट के पीछे लगा हुआ है, वो जा रहा है उसका ताकुब में। तो जब आप परफार्मर पे जोर देते हैं तो वो एक्टिव स्पीच कहलाती है। और जब आप जिस रिसीवर पे ज्यादा जोर देते हैं, द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग, यहाँ आपने कैट पे ज्यादा जोर दिया कि कैट का पीछा किया गया है डॉग की तरफ से, तो उसको हम जो है वो फिर पैसिवाइज में ले लेते हैं। अच्छा, अब एक्टिवाइज बनाने और पैसिवाइज बनाने के कुछ असूल होते हैं, उन असूलों में जाएंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। तो जस्ट सिंपल एक दो चीजें आप याद रख लें। एक तो पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, पैसिवाइज में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। दूसरा बाय यूज होता है। तीसरे नंबर पे रिसीवर पे ज्यादा जोर दिया जाता है जिस पे एक्शन हो रहा है। बस मुख्तसर आप यहाँ पे ये याद कर लें। बाकी अगर असूलो ज़वाबत में जाएं तो फिर वो कहानी महंगी पड़
पड़ जाएगी। जो है ज्यादा ज्यादा 1.5-2 घंटे का काम है। 1.5-2 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करें ना एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की किसी भी बुक से, तो आसानी से आप कर लेंगे। इंग्लिश की जो ज्यादा 2 बुक्स मशहूर हैं वो मैं आपको बता दूं। एक, अगर जर्नल बुक आप पढ़ना चाहें जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं, तो उनके लिए एक बुक है, मैं मैसेज में टाइप कर देता हूँ, जो जरा डिटेल के अंदर स्टडी करना अगर चाहते हो। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सदात। ये जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनको इस बुक पे फोकस करना चाहिए। और जिन बच्चों ने ओ लेवल या ए लेवल किया हुआ है, वो फिर प्योर उनकी बुक है जो बरसगीर में आई थी, जब मुसलमानों को उन्होंने इंग्लिश सिखानी थी, तो उस पे फोकस करे, रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन इंग्लिश बुक, कोई सी एक बुक ले लें। उर्दू मीडियम वाले एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ले लें, जब कभी उनको 100 पेपर में उन्हें पेयर होना हो और इंग्लिश को फोकस करना हो, तो जो ग्रामर याद करने के हवाले से है, हाँ, टू द पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद बीए की ये बुक है। ये भी अच्छी बुक्स में इसको कंसीडर किया जाता है। टू द पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद, ये भी अच्छी बुक है। तो 2-2 3-3 बुक्स की जरूरत नहीं, जो एक आपको आपके दिल को लगे। भी होता है कि बुक लेने आप जाए और उसके कंटेंट देखें, उसकी वर्डिंग देखें, और इसको थोड़ी देर 10-15 मिनट वहां पे खड़े होकर स्टडी चूज करके लिए और उसको शेल्फ में रख दें, तो ये हल्का सा मार लें। वॉइस इशू आ रहा है? अच्छा, वॉइस इशू बाकियों को भी आ रहा है या सिर्फ एक बच्चे को आ रहा है? हैदर को वॉइस इशू आ रहा था, और किसी को भी वॉइस इशू आ रहा है? आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, निदा कह रही है। अच्छा, अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए थोड़ी देर वेट करके दोबारा से बोलना शुरू करता हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, चलें, ठीक है। तो ये एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज हो गए, ब्रीफ इसके बारे में आपको बता दिया। एक्टिव हो सकता है वो आपको एक्टिव दे दे, द कैट चेज द डॉग चेज द कैट, और उसके बाद नीचे 4 वो ऑप्शन दे दे, ए बी सी और डी, और वो आपसे पूछ ले इनमें से जो है कौन से वाला ठीक दिया हुआ है। तो आपको अगर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के रूल याद होंगे, आपको बनाना आता होगा, तो आपको पता चलेगा कौन से वाला ठीक है। वरना फिर अगर बिल्कुल भी नहीं आपको पता चल रहा, तो फिर उसको लीव कर देना है। आपने आपने उसको छेड़ना नहीं है, जैसे वो पढ़ा है उसका एहतराम करना है, उसको पढ़े रहने देना है। हाँ जी, जैसे ही ईट्स मैंगो का आ रहे हैं, इसका जो बनेगा, मैंगो आर ईटन बाय मी नहीं हिम बनेगा। मैंगोज आर ईटन बाय हिम। हाँ जी। इसके बाद आ जाते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। स्पीच जो होती है वो दो दो तरह की होती है। एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अच्छा, ठीक है जी, आई हुआ तो मी करते हैं, और कोई हुक्म? अच्छा, ये जो होती है जी, ये जैसे देखें, द जर्नल सेड टू द सोल्जर्स फायर। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, द जर्नल सेड टू द सोल्जर्स फायर। जर्नल ने सोल्जर्स को हुक्म दिया फायर। और ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है, ये इन्वर्टेड कोमाज में होती है हमेशा। ये देखें आप, इन्वर्टेड कोमाज हैं फायर में। और जो उसने वर्डिंग कही है जर्नल ने, उसको एज इट इज बयान किया हुआ है। कोई भी बंदा कोई बात कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बात आपको कहता हूँ कि ये इस तरह है, अगर वो बात जैसे मैंने कही थी एग्जैक्ट उसी तरह बयान करेंगे किसी को कि सर हसान ने ये कहा, और वो वर्डिंग इन्वर्टेड कोमास के अंदर वही वर्डिंग बयान कर देंगे, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है।
और अगर उस बात को आप इस तरह बयान करें, ये देखें, द जनरल सेड टू द सोल्जर्स फायर, ये डायरेक्ट वही अल्फाज हैं जो जनरल ने कहे। लेकिन अगर आप इसको कहें, द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स टू फायर, जनरल ने अपने सोल्जर्स को फायर करने का कहा, अब ये हमने इसको इनडायरेक्ट वे में बयान किया है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जाता है। बात दो तरह से होती है, एक डायरेक्ट तरीके से कि उस बंदे ने ये बात कही थी और आप उसको एज इट इज बयान करते हैं, उसको हम कह देते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब हम उसको इनडायरेक्ट तरीके से कहें कि यार फलां बंदे ने, सर हसान ने ये बात इस तरह कही थी, सर हसान ने ये बात ऐसे कही, और उसको अपनी वर्डिंग में हम बयान कर दें, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कर देते हैं। जैसे नीचे की एग्जांपल देखें, ग्रैंड पा सेड टू मी फेच माई ग्लासेस, ठीक है। ग्रैंड पा सेड टू मी प्लीज फेच माई ग्लासेस। अब ये इन्वर्टेड कोमास यूज हुए में है, यहाँ पे कोमास यूज हुए हैं और वही वर्ड बयान हुए हैं जो ग्रैंड पा ने बयान किए कि प्लीज मेरी ग्लासेस लाओ। अब इसका अगर हमने इनडायरेक्ट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ग्रैंड पा सेड टू मी की जगह आ जाएगा रिक्वेस्टेड। आमतौर पे वैसे सेड टू की जगह टोल्ड आता है, लेकिन जहां पे थोड़ा बहुत वो हो ना अपना ऑर्डर शार्डर या इस तरह, ये भी पूरी एक मतलब साइंस है, इसको गहराई में हम नहीं जाते। ग्रैंड पा रिक्वेस्टेड मी टू फेच्ड हिज ग्लासेस, ये फिक्रा जी ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखें काफी सारी चेंजेस आ गई। एक तो टू एक्स्ट्रा हमने यूज किया, कोमा इन्वर्टेड कोमास हमने हटा दिए, और माई ग्लासेस था तो हिज ग्लासेस कह दिया, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रैंड पा की बात बता रहे हैं। अगर हम ये कहते ग्रैंड पा रिक्वेस्टेड मी, तो क्या है सेंस का थोड़ा सा मतलब, अगर कॉमन सेंस भी यूज करें तो यहाँ पे हिज आएगा कि ग्रैंड पा ने कहा कि मेरे ग्लासेस ले आओ। ग्रैंड पा रिक्वेस्टेड मी टू फेच्ड हिज ग्लासेस, कि ग्रैंड पा ने कहा कि उनके ग्लासेस ले आए। यहाँ पे अब ग्रैंड पा की बात को इनडायरेक्ट वे में बयान किया जा रहा है। तो डायरेक्ट ये बात होगी जो वो इन्वर्टेड कोमास में कहेंगे, और एग्जैक्ट वो बात होगी नहीं, टू यहाँ पे फिर यूज नहीं होगा। ग्रैंड पा रिक्वेस्टेड मी, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे टू नहीं आएगा, फिर ग्रैंड पा रिक्वेस्टेड मी डैट, यहाँ पे डैट आएगा। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, ये ना लंबा हो जाएगा थोड़ा सा सेंटेंस बनाते हुए। ये आ जाएगा, ये एग्जांपल भी ना जरा मुश्किल सी दी हुई है, बेसिक देनी चाहिए थी। तो ग्रैंड पा रिक्वेस्टेड मी दैट आई शुड फेच्ड हिज ग्लासेस, ये मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा अल्फाज यूज हो जाएंगे। वो टू वाला अपने अपनी तरफ से सही पॉइंट आउट किया है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो सेकंड यूज होना होगी, क्योंकि ये जो ये वाली स्पीच है इसमें सेड टू मी है ना, ये पास्ट यूज हुआ है। तो अगला जो हमने यूज करनी है रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला पोर्शन कहलाता है रिपोर्टिंग, अगला पोर्शन कहलाता है रिपोर्टेड। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर तो सेकंड टेंस हो, जैसे कि सेड टू लिखा हुआ है, तो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो अगला भी हमने पास्ट में ही बयान करना होता है, ठीक है। बेसिक यहाँ पे सिर्फ जस्ट आपको एक आइडिया देना मुराद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। और अगर आपने इसकी गहराई में जाना होगा तो फिर आप वो किसी भी बुक से जो पीछे बयान की, टू द पॉइंट आफ्ताब अहमद की, या एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, या रैन मार्टन, या बुक कोई भी नहीं लेनी, तो वैसे ही इंटरनेट के ऊपर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूल्स आपने अगर स्टडी करने हो तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश एक ऐसी चीज है
कि जहां भी जज होती है ना वो इंग्लिश ही जज होती है। हम बेसिकली गुलाम कौम है, तो आज भी जो मुकाबले के इम्तिहान है उसमें भी इंग्लिश जज होती है, गैट के इम्तिहान में भी इंग्लिश जज होती है, कोई स्कॉलरशिप्स के इम्तिहान आते हैं उसमें भी इंग्लिश जज होती है। और यही 8 एरिया जज होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो कभी आपको मौका मिले इन 8 एरियाज को तो फिर इनको अलग अलग आपने मजीद डिटेल में देख लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है मेरा ख्याल है बस करें, यहाँ पे 11:30 हो गए हैं। अभी पंक्चुएशन रहती है, सिनोनिम इंटोनिम रहते हैं, नहीं बल्कि कंप्लीट कर लेते हैं, बात खत्म ही हो रही है। अच्छा, उसके बाद पंक्चुएशंस यूज, पंक्चुएशंस के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। पंक्चुएशन क्या होती है? जो ये कोमा वगैरह लगाते हैं हम सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर जो हम कोमा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा देते हैं उसको हम पंक्चुएशंस कहते हैं। ये मार्क्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। अब इनकी बेस के ऊपर पूरा टेंस ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पूरी बात का मतलब ही चेंज हो जाता है। जैसे उर्दू के अंदर वो हम लेते होते हैं मार नहीं प्यार वाले को, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप कोमा लगा दें मार नहीं प्यार, तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा ना, मतलब मार, मारो, नहीं प्यार, प्यार की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये कोमा ना लगाए, मार नहीं, नहीं के बाद लगा दें आप यहाँ पे मार नहीं, क्या मारनी चाहिए, प्यार, प्यार करना चाहिए। ये स्कूल वाले जो हैं उनको तो पता है, वो बल्कि इसी तरह कहते हैं जब बच्चे ज्यादा तंग करेंगे, ये मार नहीं प्यार नहीं है, ये इसका मतलब है मार, मारो, नहीं प्यार, प्यार की कोई जरूरत नहीं है। तो पंक्चुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पूरी बात का मतलब ही चेंज कर देती है। तो पंक्चुएशन के जो हैं वो बेसिकली 12 पंक्चुएशन के मार्क्स होते हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। इनमें फुल स्टॉप आ जाता है, कोमा आ जाता है, कोलन आ जाता है, सेमी कोलन आ जाता है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्लैश, एपोस्ट्रॉफी, एट सिंग, एलिप्स मार्क, राउंड ब्रैकेट्स या कोटेशन मार्क्स। ये 12 टाइप के जो हैं जी पंक्चुएशन मार्क्स हैं। और ये अलहदा अलहदा हर किसी का जो फंक्शन है वो अलहदा अलहदा होता है। बेसिक फंक्शन हमें पता भी नहीं है, बारी बारी देख लेते हैं बाय डेफिनेशन इनको। फुल स्टॉप देखिए, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को जब एंड करना होता है किसी भी सेंटेंस को, तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। अगर हम फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस एंड नहीं होगा। हम अगर किसी सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप नहीं लगाते और अगला टेंस शुरू कर देते हैं, और अक्सर हम करते भी हैं। जो बच्चों की सबसे ज्यादा गलती होती है, अगर एक पैराग्राफ लिखने का कहा जाए कि एक पैराग्राफ लिखें, आप बच्चों से कहा जाए और मैं कहूँ कि मैंने उसको चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसमें जो दो मेजर गलतियां आएंगी, एक गलतियां आती हैं जी पंक्चुएशन की, और दूसरी गलती पता है किस चीज की आती है? आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स तो हम लगाते ही नहीं हैं फिक्रों में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और दी। इसको हम नोवा पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं आर्टिकल को। ए एन, आप कभी नोट कीजिएगा अपनी डेली वर्किंग में, लाइफ में। बल्कि आप ऐसा करें, इंग्लिश अगर कोई बेहतर अपनी करना चाहता है, उस उनको मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ आप लोगों को, वो इंस्टॉल कर लें मोबाइल में। उस एप्लीकेशन का नाम है ग्रामरली ऐप। ये प्ले स्टोर से मिल जाती है। ये आप अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, या इवन के आप, ये जो ऐप है आपकी बेसिक, आप कोई एप्लीकेशन रिसर्च पेपर या इस तरह साइनॉप्सिस वगैरह टाइप कर रहे हैं, या किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोई फिक्रा लिख रहे हैं, तो जैसे ही आप फिक्रा कंप्लीट करते हैं, ये एप्लीकेशन आपके सामने आपको निकाल के बता देगी कि आपने ये गलतियां की हैं। और उस गलतियों में आप नोट करेंगे कि जो ज्यादा गलतियां ये निकालेगी एप्लीकेशन, वो आपकी पंक्चुएशन की निकालेगी, और दूसरे नंबर पे आपकी आर्टिकल के यूज के निकालेगी। क्योंकि इन दो चीजों को तो हम लिखते ही नहीं ना किसी खाते में। नाउन, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच को, टेंस को, इनका हम ख्याल कर लेते हैं, लेकिन आप यकीन करेंगे ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
क्योंकि आपकी पूरी बात का मतलब ही चेंज हो जाता है अगर आप इनको प्रॉपरली इस्तेमाल ना करें। तो फुल स्टॉप क्या होता है? कोई भी सेंटेंस जो खत्म होता है वहां फुल स्टॉप यूज करते हैं। उसके बाद आगे कोमा। कोमा क्या होता है? डिफरेंट आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। क्या मतलब? ही परचेज पोटैटोज, टोमेटोज, सब्जियों की बात हो रही है। पोटैटो, टोमेटो, और कोई सब्जी बता दें। जिंजर एंड गार्लिक। जहां पे बहुत ज्यादा आइटम यूज हो, हम उसके दरमियान पंक्चुएशन यूज करते हैं। लेडी फिंगर, ही परचेज्ड पोटैटो, टोमेटो, जिंजर एंड गार्लिक। अगर अगर आप ये कोमा यूज नहीं ना करेंगे, पोटैटो के आगे कोमा अगर आप नहीं यूज करते, तो ये एक वर्ड बन जाएगा। पोटैटो और टोमेटो, ये एक वर्ड कंसीडर होगा, ये अलहदा वर्ड कंसीडर नहीं होंगे। और पोटैटो टोमेटो कोई वर्ड नहीं है। इसका मतलब आपने ये जो टेंस लिखा ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। जब आप यहाँ दरमियान में कोमा लगाएंगे तो ये दो लफ्ज अलहदा अलहदा होंगे। ये तो सब्जी की पूरी दुकान ही आपने खोल दी, आलू ले लो, भिंडी ले लो, है सारे जो है वो स्टार्ट हो गए आप। ठीक है। तो कोमा का मतलब होता है कि एक सेंटेंस में जो डिफरेंट चीजें होती हैं उनको अलहदा करने के लिए हम कोमा यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है कोलोन, कोलन। टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, जब हम कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कोलोन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेंडिंग यू गिफ्ट हैविंग। इसके बाद जी कोलन यूज होगा। आई एम सेंडिंग यू गिफ्ट्स हैविंग। अब देखें, हैविंग के बाद हम अब करना चाहते हैं कि गिफ्ट कोई भेज रहा है आपको, उसमें परफ्यूम है, क्लोथ है और क्रीम है या डिफरेंट चीजें हैं। तो वो जो लिस्ट आपने बनानी है, उस लिस्ट से पहले हैविंग के बाद कोलन यूज होगा, उसके बाद आप लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कोलन यूज करते हुए गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं? वो ये दो निशान लगा के एक डैश का निशान भी लगा देते हैं। ये डैश का निशान नहीं लगाना होता। ठीक है, ये सिर्फ दो ही लगाने होते हैं। इसको हम कहते हैं कोलन। जब हमने किसी चीज की बताना हो, या आप कहते हैं बिलो इज द लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई हैव मेंशनड। मेंशनड के आगे आप दो नुक्ते लगाएंगे और नीचे फिर वो चीजें मेंशन कर देंगे। ये कभी भी कोई चीज जिसकी लिस्ट आपने मेंशन करनी हो उसके लिए आप कोलन यूज करते हैं। ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद आ जाता है सेमी कोलन। टू ज्वाइन द इंडिपेंडेंट क्लासेस। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए सेमी कोलन यूज करते हैं। ये लंबी डिटेल है सेमी कोलन, अगर इसमें जाए। क्लास क्या होती है? दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, आप ये समझ लें दो छोटे जुमले जिनको आपस में हमने मिलाना हो। दो छोटे जुमलों को आपस में मिलाना हो अगर हमने, हम बात को लंबा करना चाह रहे हैं। आपसे किसी ने कहा एक सेंटेंस लिखो जिसमें 15 वर्ड्स हो। अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, और वो आपका सेंटेंस 4-5 लफ्जों में खत्म हो जाता है, अली इज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं जी इस बात को अभी मैं और लंबा करूं, अली इज वॉकिंग ऑन द रोड, आप सेमीकोलन लगाएंगे और अगली बात शुरू कर देंगे। अगर आपने यहाँ कोमा लगा दिया, अली इज वॉकिंग ऑन दी रोड, अगर आप जी यहाँ पे कोमा लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये सेंटेंस तो एंड हो गया, बंद हो गया। लेकिन किसी ने आपको कहा नहीं जी कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखो जो जिसमें ज्यादा वर्ड है, अगले को इंप्रेस करो। फिर आप क्या करते हैं? आप ये हटा देते हैं और आप सेमी कॉलन यूज करते हैं। ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, डांसिंग ऑन द रोड,
ठीक है, फिर आप अगली बात कर देते हैं, ठीक है, कि ड्रिंकिंग ऑन द रोड, ये बात को बढ़ाई जा रहे हैं आप ना बिला वजह ही, तो फिर आप सेमी कोलन यूज करते हैं। और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, दो, अगर उन दोनों बातों को हम अलहदा अलहदा भी कर दें तो दो फिक्रे बन सकते हैं। अली इज वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, ही इज डांसिंग ऑन द रोड, ही इज डांसिंग ऑन द रोड एक अलहदा फिक्र है, अलहदा क्लास है, पिछले वाली एक अलहदा क्लास है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं बात को बढ़ाऊं, लंबा पेश करूं, तो आप दरमियान में सेमी कोलन लगा के दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। क्वेश्चन मार्क आ गया नेक्स्ट। क्वेश्चन मार्क आपको पता है, जहां पे कोई आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे क्वेश्चन यूज होता है। अब जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, आर यू लिसनिंग द लेक्चर, या सिर्फ पूछ लूं आर यू लिसनिंग, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज होता है, नेक्स्ट देखें। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है आफ्टर एन एक्सक्लेमेशन, हुर्रा, जो आपको बताए थे मैंने, जो है आखिर में कंजंक्शन बताए थे, उसके बाद ये यूज होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रा। हुर्रा के बाद आप यूज करेंगे अल्लाह, ओ, फ्यू, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स के बाद। उसके बाद आ जाए जी स्लैश। स्लैश कहाँ पे यूज होती है, डेट्स या लेटर या नंबर्स को यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 5 मई 2021, तो ये जो हमने दरमियान में यूज की इसको हम स्लैश कहते हैं। ठीक है, स्लैश लेटर्स या नंबर्स को अलहदा करने के लिए यूज होती है। एपोस्ट्रॉफी, ये कब यूज होती है जी, एपोस्ट्रॉफी जब हम किसी वर्ड को स्किप कर देते हैं, जैसे डू नॉट। डू नॉट ये इस तरह है ना, लेकिन अगर अब हम इसको छोटा करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, डोंट, और ऊपर हम क्या यूज कर देंगे, एपोस्ट्रॉफी। जब हम वर्डिंग को किसी को छोटा करना चाहें, कोई वर्ड निकालना चाहें, तो फिर हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे डू नॉट का मैंने आपको बताया, वैसे हम अलहदा अलहदा लिखें डू और नॉट, एन के आगे एक और ओ लगाएं, लेकिन कोई नवाबजादा उसके पास टाइम नहीं है ओ लगाने का, तो वो ओ को निकाल के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एट सिंक, ये हम यूज करते हैं, ईमेल में यूज करते हैं, किसी भी ईमेल में, @yahoo.com, @gmail.com। उसके बाद आ जाए जी एलिप्स मार्क्स, वन और मोर वर्ड्स हैव बीन इंटेंशनली लेफ्ट आउट। ठीक है, जब इंटेंशनली आप कोई वर्डिंग छोड़ दें उसको एलिप्सिस मार्क्स यूज करेंगे। इस बात से क्या मुराद है, इस बात से मुराद ये है कि आप कहेंगे अगली बात तुझे खुद ही पता। जैसे अली, कोई हमें ऐसे देता है कि अली के ऊपर ऐसे लिखें, आज अली बहुत डिस्कस हो रहा है, अली इज ए गुड बॉय, अली इज ए गुड बॉय, ही इज ए हार्ड वर्किंग बॉय। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम आगे ये ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, ये तीन होते हैं, 1 2 3, मतलब कि ये डालने का मतलब होता है कि अभी बात चल रही है, अगली बात खुद ही समझ दो, अली ये है, अली वो है, अली की फलां क्वालिटी है। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि आप सारी क्वालिटीज लिखो, तो आप ये 3 डॉट डाल देते हो। डॉट को वैसे कहते हैं एलिप्सिस मार्क, और ये जो है जी यूज होते हैं किसी भी ऐसी जगह जहां पे बात को आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, खुद समझ जाओ। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी राउंड ब्रैकेट्स, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, बाबर आजम, बाबर ब्रैकेट
is launching a brand. बाबर एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है, जैसे मौलाना तारिक जमील ने भी, फॉर एग्जाम्पल। अब ब्रैकेट के अंदर का क्या मतलब होता है, हम किसी शख्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं हम? क्रिकेटर, ये कि हम बता देंगे कि बाबर क्रिकेटर इज लॉन्चिंग ए ब्रांड, या बाबर लेजेंडरी क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर है बाबर एक, ये हम बात ब्रैकेट में लिख देंगे। और अगर हम इस बात को ना भी पढ़े तब भी हमारा फिक्रा कंप्लीट हो जाता है, बाबर इज लॉन्चिंग ए ब्रांड। तो ब्रैकेट को हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो, हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि अगले ने पढ़नी है तो पढ़ ले, नहीं दे सकता टाइम थोड़ा तो स्किप कर दो। क्वेश्चन मार्क आपको पता है जब हम यूज करते हैं स्पीच, डायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं, पीछे हमने डायरेक्ट में भी देखा। इसके बाद ये सारे पंक्चुएशन के पॉइंट्स थे कि हम कौन कौन सी पंक्चुएशन यूज करते हैं। उसके बाद आ जाए जी, आमतौर पे सिनोनिम और एंटोनिम का भी वो पूछता है। इन सारी जो आपको 8 मैंने चीजें बताई हैं, इनमें से आमतौर पे वो मैंने आपको बताया था 2 चीजें पूछता है, लेकिन ये सिनोनिम और एंटोनिम भी वो पूछता है। आपका जो 3 नंबर का आना है ना, मेरे ख्याल से वो आपसे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, प्रेपोजिशन पूछ सकता है, प्रेपोजिशन पूछ सकता है आपसे। दूसरे नंबर पे वो आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है, और तीसरे नंबर पे टेंस की करेक्शन पूछ सकता है। इन 3 के ऊपर आपने ज्यादा जोर देना है। यहाँ पे जहां पे ये आना इंग्लिश में से 2 या 3 नंबर का है, वो आपसे प्रेपोजिशन पूछ सकता है, सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है, और टेंस पूछ सकता है कि फिल करें जो है प्रॉपर टेंस के साथ। अच्छा, सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है? सिनोनिम सिमिलर वर्ड्स को कहते हैं। उसने एक आपको वर्ड दिया हुआ होगा, जैसे गेन एक वर्ड है, वो इसका आपसे अगर सिनोनिम पूछ लेता है तो गेन वर्ड के और भी मायने हो सकते हैं। एक्वायर करना का मतलब भी गेन होता है, ऑब्टेन करना का मतलब भी गेन होता है, रिसीव करना का मतलब भी गेन ही होता है। अगला लफ्ज देखें, जैलेंट। जैलेंट चिवल चिवलरस को भी कहते हैं स्ट्रेटली। ये जरा मुश्किल लफ्ज आ गया है, इतना मुश्किल मेरे ख्याल से वो आपसे नहीं पूछेगा। तीसरा वर्ड देखें, गैदर। गैदर का मतलब कलेक्ट करना भी गैदर है, अकामुलेट करना भी गैदर है, किसी चीज को कंपाइल करना भी गैदर है। ये सारे जो हैं इन्हीं के मतलब होते हैं। वो आपको कोई वर्ड दे देगा और उससे पूछेगा कि नीचे दिए हुए वर्ड में से इसका सिनोनिम कौन सा है, तो आपने बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल वो गेन एक वर्ड देता है और उसका